प्राचीन काल में एक समृद्ध और रमणीय नगर था जिसका नाम था सिद्धनगर। इस नगर में एक वीर, न्यायप्रिय और दयालु राजा का शासन था जिनका नाम वर्धमान सिंह था। उनकी न्यायप्रियता और पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रजा उनके राज में सुख से जीवन यापन करती थी। राजा की धर्म पत्नी यशोदा गुणों की खान थी। वो बुद्धिमती और अत्यंत उदार थी। राजा वर्धमान सिंह और रानी यशोदा के दो संतानें थीं, पुत्र प्रताप सिंह और पुत्री राजकुमारी तारा। उनका परिवार प्रेम और स्नेह से भरा हुआ था। राजा के परम विश्वास पात्र मंत्री का नाम समरदत्त था। समरदत्त न केवल बुद्धिमान थे बल्कि राजभक्ति और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत थे। वे राजा के सलाहकार और प्रजा के रक्षक थे। राजा वर्धमान सिंह को शिकार का शौक था, परंतु वे केवल प्राणियों को पकड़ते थे, उनकी हत्या नहीं करते थे। वे जंगल के जीवों को अपने महल में ले जाकर उनकी देखभाल करते थे जैसे परिवार के सदस्य हो। एक दिन राजा शिकार के लिए निकले, किंतु पूरे दिन भटकने के बाद भी कोई पशु नहीं दिखा। संध्या होते होते राजा निराश होकर नगर की ओर लौटने लगे। अचानक एक झोंपड़ी से रोने की आवाज सुनाई दी। राजा ने ठिठकते हुए उस झोंपड़ी में प्रवेश किया। अंदर एक वृद्धा अपनी जवान पुत्री के साथ अंतिम सांसें ले रही थी। राजा ने समीप जाकर पूछा, माई, क्या हुआ है? यह करुण क्रंदन किसके लिए है? मैं राजा वर्धमान सिंह हूँ, बताइए, मैं आपकी सहायता करूँगा। वृद्धा ने कराहते हुए कहा, बेटा, मेरी जीवन लीला समाप्त हो रही है। यदि तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। राजा ने कहा, आई, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण करूँगा। वृद्धा ने कहा, मेरी बेटी भव्या अब तक अविवाहित है। मेरे बाद इसका कोई सहारा नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपनी पत्नी बना लो। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। वे पहले ही रानी यशोदा के साथ विवाह कर चुके थे, परंतु उन्होंने वचन दे दिया था। बहु क्षणों में लिया गया वचन भी निभाना एक राजा का धर्म होता है। वृद्धा ने आखिरी सांस ली और चल बसी। भव्या विलाप कर रही थी। राजा ने उसे सांत्वना दी और कहा, शांत हो जाइए। आपकी माता की आत्मा की शांति के लिए मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। भव्या ने सिर झुकाकर कहा, राजन, मेरी माता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कृपया आप लौट जाइए। मैं अपना जीवन जैसे तैसे करके बिता लूँगी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने वचन दिया है और उसे निभाना मेरा धर्म है। भव्या के पास कोई विकल्प न था। वे राजा के साथ महल लौट आई। राजा ने उन्हें सबसे पहले रानी यशोदा के पास ले जाकर सारी घटना विस्तार से बताई। रानी यशोदा ने सब सुनकर कहा, महाराज, वचन एक राजा की मर्यादा है। मैं इस कन्या को अपनी बहन के समान स्वीकार करूंगी। भव्या ने कहा, महारानी जी, मैं सदा आपकी सेवा करूंगी और आपकी बहन बनकर रहूंगी। अगले दिन विधि पूर्वक भव्या और राजा का विवाह हो गया। महल में उत्सव का वातावरण था। सुहाग रात की रात राजा कुछ संकोच में थे। वे रानी यशोदा के कक्ष में बैठे हुए थे। रानी ने उन्हें समझाया, महाराज, आपकी नई रानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उनके पास जाइए, यह एक पति का धर्म है। राजा भव्या के पास गया और कहा, मैं संकोचवश देर से आया हूँ। भव्या ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, आपकी सेवा में रहना ही मेरा सौभाग्य है। दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम बढ़ता गया। समय के साथ भव्या गर्भवती हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इस बार मैं संतान के लिए उचित नियमों का पालन करूंगा। भव्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम पृथ्वी रखा गया। राजपुरोहित ने घोषणा की, यह बालक भविष्य का धर्मप्रिय राजा होगा। समय का चक्कर चलता रहा। राजा वर्धमान सिंह वृद्ध हो चले थे। उनकी पहली रानी यशोदा के पुत्र प्रताप सिंह और रानी भव्या के पुत्र पृथ्वी सिंह
दोनों अब किशोरावस्था में पहुंच चुके थे। प्रताप सिंह जहां तेजस्वी, वीर और रणकुशल था, वहीं पृथ्वी सिंह शांत स्वभाव, धर्मनिष्ठ और अत्यंत बुद्धिमान था। नगर में धीरे धीरे यह चर्चा होने लगी कि भविष्य में सिंहासन का असली अधिकारी कौन होगा। राजा वर्धमान सिंह के मन में यह स्पष्ट था कि प्रताप सिंह ज्येष्ठ पुत्र है, इसलिए राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा। परंतु उनके हृदय में पृथ्वी के प्रति भी विशेष स्नेह था। पृथ्वी की सौम्यता और न्यायप्रियता उन्हें अपने समान लगती थी। रानी यशोदा इस विषय पर मौन थी, जबकि रानी भव्या जानती थी कि उनका पुत्र पृथ्वी उत्तराधिकारी की दौड़ में नहीं है। फिर भी उन्होंने उसे सच्चाई पर चलना सिखाया। एक दिन अचानक राजा वर्धमान सिंह का निधन हो गया। पूरे सिद्ध नगर में शोक की लहर दौड़ गई। राजा के अंतिम संस्कार के बाद राजसभा का आयोजन हुआ और नियमानुसार प्रताप सिंह को नया राजा घोषित किया गया। समरदत्त, जो अब भी मंत्री पद पर आसीन थे, उन्होंने प्रताप सिंह को राज्य संचालन के लिए आशीर्वाद दिया। राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद प्रताप सिंह के स्वभाव में बदलाव आने लगा। राजा बनते ही वह अहंकारी और क्रूर हो गया। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि प्रजा पृथ्वी को उससे ज़्यादा सम्मान देती है। उसका स्वभाव बदलने में मुख्य भूमिका निभाई उसके बचपन के मित्र कुमार शेखर ने, जिसे प्रताप सिंह ने अपना नया महामंत्री नियुक्त किया था। कुमार शेखर चतुर परंतु कपटी और स्वार्थी था। उसने प्रताप सिंह को यह विश्वास दिलाया कि पृथ्वी सिंह सिंहासन का असली दावेदार है और यदि उसे समय रहते नहीं हटाया गया तो वह जनता के समर्थन से विद्रोह कर देगा। प्रताप सिंह ने तत्काल एक कठोर निर्णय लिया। उसने रानी भव्या और पृथ्वी को दरबार में बुलाकर कहा, अब राजा मैं हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई और इस महल में राज के अधिकार के साथ रहे। आप दोनों या तो राज्य त्याग दें या जीवन कारावास स्वीकार करें। रानी भव्या स्तब्ध रह गई। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, राजन, मैं आपकी माता के समान हूँ और पृथ्वी तुम्हारा छोटा भाई है। क्या तुम अपने पिता की आत्मा को ऐसा कष्ट दोगे? राजा प्रताप सिंह ने कठोर स्वर में कहा, मेरे पिता अभी संसार में नहीं है और अब केवल मेरा शासन चलेगा। यदि तुम कल प्रातः काल तक महल नहीं छोड़ोगे तो मेरे सैनिक तुम्हें कारागार में बंद कर देंगे। रानी भव्या ने विवश होकर अपने पुत्र के साथ महल छोड़ दिया। वे नगर के बाहर एक साधारण सी कुटिया में रहने लगे। प्रजा को जब यह समाचार मिला तो नगर में रोष फैल गया। अधिकांश लोग रानी भव्या और पृथ्वी से अत्यंत स्नेह रखते थे, परंतु प्रताप सिंह के भय से कोई कुछ न कह सका। प्रताप सिंह ने राज्य में अनेक कठोर नियम लागू कर दिए। कर दोगुना कर दिया गया और समय पर कर न चुकाने पर लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाती। कुमार शेखर ने स्थिति का लाभ उठाया और कर संग्रह के नाम पर धन लूटना शुरू कर दिया। पुराने ईमानदार दरबारियों को हटा दिया गया और उनकी जगह चापलूसों की एक नई मंडली स्थापित कर दी गई। समरदत्त, जो अब वृद्ध हो चले थे, उन्होंने राजा को समझाने का प्रयास किया, राजन, प्रजा का कल्याण ही राजा का धर्म है। यदि आप अत्याचार करेंगे तो राज्य में विद्रोह की ज्वाला उठ सकती है। परंतु प्रताप सिंह ने उन्हें भी दरबार से निष्कासित कर दिया और कहा, अब इस राज्य में केवल मेरी मर्जी चलेगी और जो मेरे विरुद्ध बोलेगा वह देशद्रोही माना जाएगा। इसी समय पड़ोसी राज्य धवलगढ़ के राजा रुद्रसेन की पुत्री राजकुमारी मस्तानी के स्वयंवर की घोषणा हुई। कुमार शेखर ने प्रताप सिंह से कहा, महाराज, मस्तानी इस युग की सबसे सुंदर कन्या है। यदि आप उससे विवाह कर लें तो धवलगढ़ का बल भी आपके साथ आ जाएगा। प्रताप सिंह ने स्वयंवर में जाने का निर्णय लिया। जब वह स्वयंवर में उपस्थित हुआ तो राजकुमारी मस्तानी से उसे देखना तक उचित नहीं समझा। उन्होंने एक अन्य योग्य राजकुमार को वरमाला पहनाई। प्रताप सिंह अपमानित हो गया। कुमार शेखर ने उसे भड़काया, महाराज, यह अपमान जानबूझकर किया गया है। रुद्रसेन ने आपकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया।
प्रताप सिंह ने क्रोध में आकर धवलगढ़ पर अचानक आक्रमण कर दिया। युद्ध छिड़ गया। राजा रुद्रसेन तो घायल होकर किसी तरह जंगल में भाग निकले, किंतु पूरा राज्य प्रताप सिंह के अधीन हो गया। वह राजमहल को लूटकर सिद्धनगर लौट आया। राजा रुद्रसेन ने जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर रहना आरंभ किया। उसी जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था जो मनुष्यों को खाकर जीवित रहता था। रुद्रसेन से उसकी भेंट हुई। राक्षस ने कहा, तू मनुष्य है, अब तुम मेरा आहार बनेगा। रुद्रसेन ने साहसपूर्वक कहा, यदि तू मुझे खा गया तो तू 2 दिन बाद में फिर भूखा रह जाएगा। मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तू निरंतर खा सकेगा। राक्षस ने पूछा, कैसे? रुद्रसेन ने बताया, सिद्धनगर के पूर्वी वन में बहुत से लोग फल और लकड़ी लेने आते हैं। यदि तू वहाँ चला जाए तो तुझे भरपूर भोजन मिलता रहेगा। राक्षस उस वन में जा बसा और बहुत से निर्दोष लोगों को मारकर खा गया। प्रजा भयभीत हो गई और वन में जाना बंद कर दिया। सिद्धनगर की अर्थव्यवस्था, जो जंगल की उपज पर निर्भर थी, चरमरा गई। राजा प्रताप सिंह ने मंत्री कुमार शेखर से कहा, इस राक्षस को मारना होगा। कुमार शेखर ने उत्तर दिया, महाराज, यह कोई साधारण राक्षस नहीं है। हमारे पास न ऐसा सैन्य बल है न अस्त्र, इसलिए हमें धैर्य रखना होगा। उसी वन में एक कुख्यात डाकू विक्रमसेन ने भी डेरा डाल रखा था। वह अमीर व्यापारियों को लूटता और जंगल में छिप जाता। उसका एक दिन राक्षस से सामना हो गया। राक्षस उसे खाने को दौड़ा, पर विक्रमसेन ने तलवार निकाल कर कहा, मैंने 10 राक्षसों का सिर कलम किया है। यदि तू चाहता है कि तेरी गर्दन सलामत रहे तो मुझसे समझौता कर ले। राक्षस डर गया और उसने कहा, आधा जंगल तेरा, आधा मेरा। तुझे अमीर मिलेंगे, मुझे आम लोग। इस प्रकार दोनों ने जंगल को बांट लिया। नगर में डाका पड़ने लगे। व्यापारी भयभीत थे। रानी भव्या और पृथ्वी अब भी नगर के बाहर रह रहे थे। राजकुमारी तारा, जो अब युवती हो चुकी थी, उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने नगरवासियों से मिलकर एक योजना बनाई और कहा, मैं स्वयं जंगल जाऊंगी और विक्रमसेन से बात करूंगी। सबके मना करने के बावजूद तारा अकेली जंगल में गई और विक्रमसेन से मुलाकात की। उन्होंने निर्भीकता से कहा, क्या तुम्हें एक स्त्री से गहने मांगते हुए लज्जा नहीं आती? यदि तुम सच्चे वीर हो तो उस राक्षस को मार कर दिखाओ। ऐसा करने पर मैं तुमसे विवाह करूंगी और तुम्हें सिद्धनगर का राजा बनाऊंगी। विक्रमसेन प्रस्ताव से चकित हुआ, पर राजकुमारी की निडरता ने उसे प्रभावित किया। उसने राक्षस पर हमला किया। लंबी लड़ाई के बाद दोनों एक दूसरे को मार बैठे। इधर धवलगढ़ के बचे कुचे सैनिकों में से एक ने कुमार शेखर के रसोइयों का पद ले लिया और एक रात उसने प्रताप सिंह और कुमार शेखर को जहर दे दिया। दोनों रात को ही मर गए। राजकुमारी तारा ने नगर लौटकर शासन संभाल लिया। नगर में हर्ष की लहर फैल गई। सिद्धनगर में एक बार फिर से शांति और उम्मीद का सूरज उगने लगा। राजकुमारी तारा ने शासन की बागडोर संभाली और अपनी सौतेली माता रानी भव्या तथा छोटे भाई पृथ्वी को सम्मान महल में लाकर उन्हें यथोचित सम्मान प्रदान किया। तारा ने शासन को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कई साहसी और जन कल्याणकारी निर्णय लिए। सबसे पहले उन्होंने प्रजा से जबरदस्ती वसूले गए करों को माफ किया, व्यापारियों से संपर्क किया और उनसे आग्रह किया कि वे पुनः व्यापार प्रारंभ करें। फल, फूल, औषधियाँ और लकड़ी का व्यापार पुनः शुरू हुआ। प्रजा ने राहत की सांस ली। रानी भव्या ने महल के भीतर से शासन में सहयोग देना प्रारंभ किया। उन्होंने प्रजाजनों की महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई, औषधि ज्ञान आदि के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करवाए, जिससे स्त्रियां आत्मनिर्भर बन सके। इस बदलाव में पृथ्वी भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और राज्य प्रशासन के कार्यों को गहराई से समझने लगा था। राजकुमारी तारा के कार्यों और व्यवहार से जनता उन्हें जननी कहने लगी थी, किंतु हर शांति के पीछे कुछ ऐसे तत्व छिपे होते हैं जो उसे तोड़ने की फिराक में रहते हैं। सिद्धनगर से दूर पश्चिम की दिशा में स्थित एक राज्य था, काय शक्ति।
वहाँ का राजा भीमकेतु एक विस्तारवादी सोच वाला क्रूर शासक था। उसे जानकारी मिली कि सिद्धनगर का पूर्व राजा अब नहीं रहा और वर्तमान में एक युवती राज्य चला रही है। उसने सोचा यह उचित अवसर है सिद्धनगर पर आक्रमण कर उसे अपनी जागीर बनाने का। भीमकेतु ने गुप्त रूप से जासूस भेजे और सिद्धनगर की शक्ति और सेना के बारे में जानकारी एकत्र की। हालांकि राजकुमारी तारा ने सेना के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया, परंतु यह प्रक्रिया भी अधूरी थी। भीमकेतु ने एक दिन अचानक सिद्धनगर पर 3 दिशाओं से हमला कर दिया। नगर की सीमाओं पर सेना को तैयार रहने का आदेश तो था, परंतु इस स्तर के हमले का अंदेशा नहीं था। नगर में त्राही त्राही मच गई। तारा ने रानी भव्य और पृथ्वी को एक गुप्त सुरंग द्वारा सुरक्षित स्थान पर भेजा और स्वयं युद्ध के मैदान में उतर आई। उन्होंने स्वर्ण कवच धारण किया और एक वीरांगना के रूप में अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व और साहस से सेना में नई ऊर्जा भर आई। युद्ध 3 दिन चला। पहले 2 दिन सिद्धनगर की सेना हारी रही, किंतु तीसरे दिन तारा ने रणनीति बदली। उन्होंने भीमकेतु की सेनाओं को जंगल की ओर खींचा और वहीं छिपे हुए सैनिकों द्वारा चारों ओर से घेर कर हमला किया। अंततः राजा भीमकेतु की सेना पीछे हट गई। स्वयं भीमकेतु घायल होकर अपने राज्य भाग गया। युद्ध में विजय के पश्चात तारा की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई, लेकिन इस युद्ध ने उन्हें थका दिया था। युद्ध के घाव केवल शरीर पर नहीं, मन पर भी होते हैं। पृथ्वी सिंह अब 16 वर्ष का हो चुका था। वह अत्यंत संयमी, विद्वान और प्रजा के दुख को समझने वाला युवक बन गया था। रानी भव्य ने तारा से कहा, अब समय आ गया है कि पृथ्वी को राजकाज की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी जाए। वह राजा वर्धमान सिंह के समान धर्मनिष्ठ और सहनशील है। तारा मुस्कुराते हुए बोली, माताश्री, मैं स्वयं भी यही चाहती हूँ। पृथ्वी अब इस योग्य है कि वह राज्य की बागडोर संभाले। मैं उसके सहायक के रूप में सदैव बनी रहूंगी। राजसभा बुलाई गई और समस्त मंत्रियों और पुरोहितों की उपस्थिति में पृथ्वी का राज्याभिषेक किया गया। राजा पृथ्वी का एक नियम था। राजा का प्रथम कर्तव्य अपनी प्रजा की पीड़ा सुनना और न्याय देना है। एक दिन दरबार में एक वृद्ध महिला अपने 2 बेटों को लेकर आई। उसने कहा, महाराज, मेरे दोनों पुत्र खेत की भूमि को लेकर झगड़ते हैं। बड़ा कहता है कि वह बड़ा है, इसलिए भूमि का अधिकांश भाग उसका है। छोटा कहता है कि वह अधिक परिश्रम करता है, इसलिए अधिकांश भाग पर उसका हिस्सा है। न्याय कीजिए महाराज। राजा पृथ्वी ने दोनों से पूछा, भूमि किसकी है? दोनों एक साथ बोले, माताजी की। राजा ने कहा, फिर भूमि वहीं रहेगी। तुम दोनों उसकी सेवा करो और खेत पर साथ में श्रम करो। यदि सेवा और श्रम में ईमानदारी दिखाओगे तो वही तय करेगी किसे कितनी भूमि मिलेगी। सभा में तालियां बज उठी। यह निर्णय केवल न्यायप्रिय नहीं था, वह शिक्षाप्रद भी था। इसी बीच पड़ोसी राज्यों की कई राजकुमारियों ने राजा पृथ्वी से विवाह का प्रस्ताव भेजा, परंतु पृथ्वी का ध्यान राज्य संचालन में रमा हुआ था। रानी भव्य और राजकुमारी तारा ने उनसे कहा, अब तुम्हें एक योग्य और धर्मनिष्ठ रानी की आवश्यकता है। राजा पृथ्वी ने कहा, मुझे कोई ऐसी रानी चाहिए जो केवल सुंदर ही न हो, बल्कि राज्य और प्रजा को भी अपना परिवार समझे। काफी सोच विचार के बाद राजा पृथ्वी ने नीलपुर राज्य की राजकुमारी संध्या को अपना जीवन साथी चुना, जो बुद्धिमान और निडर थी। दोनों का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। संध्या ने महल में आते ही रानी भव्य और तारा के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और पूरे नगर में महिला शिक्षा के लिए पुस्तकालय और विद्यालय खोलने की योजना बनाई। राजा पृथ्वी और रानी संध्या के संयुक्त प्रयासों से सिद्धनगर एक आदर्श राज्य बन गया। सिद्धनगर की धरती पर पुनः सुख शांति की वर्षा हो रही थी, किंतु जैसे ही राज्य विकास के शिखर पर पहुंचने लगा, कुछ आंतरिक शक्तियां सिर उठाने लगी। राज्य के उत्तर में स्थित दुर्गम क्षेत्र में वर्षों पूर्व निष्कासित प्रताप सिंह के बचे कुछ समर्थक अब गुप्त सभा बना चुके थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि
एक सौतेला पुत्र सिद्धनगर का सम्राट बना। उनका नेता था बलबीर, जो प्रताप सिंह का बचपन का मित्र और दरबार से निष्कासित एक पूर्व सेनापति था। बलबीर ने अपनी सेना तैयार करनी शुरू की और सिद्धनगर के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। रानी संध्या को जब गुप्तचर द्वारा इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत राजा पृथ्वी को बताया। पृथ्वी ने गहरी सांस लेकर कहा, यह केवल राज्य पर नहीं, सत्य और धर्म पर हमला है। यदि हमें सिद्धनगर को सुरक्षित रखना है तो हमें युद्ध से नहीं, बुद्धि और धैर्य से काम लेना होगा। राजा पृथ्वी ने सीमावर्ती गांवों की सुरक्षा बढ़ाई, गुप्तचर दल को अधिक सक्रिय किया और नगर की आंतरिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया। उधर बलबीर की सेना धीरे धीरे बढ़ती गई और उसने सीमांत गांवों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ग्रामीणों में भय फैलने लगी। यह समाचार राजधानी तक पहुंचा। राजा पृथ्वी ने दरबार में कहा, हमारी पहली प्राथमिकता हमारी प्रजा की सुरक्षा है। बलबीर यदि यह समझता है कि वह हिंसा से सत्ता छीन सकता है तो वह सत्य की शक्ति को नहीं जानता। एक रात बलबीर की सेना ने नगर के बाहरी सुरक्षा दुर्ग पर हमला किया। युद्ध छिड़ गया। राजा पृथ्वी स्वयं अपने सैन्य प्रमुखों के साथ युद्ध भूमि में उतरे। रानी संध्या ने नगर की रक्षा और घायल सैनिकों की सेवा की व्यवस्था संभाली। 3 दिन और 3 रातों तक भीषण युद्ध हुआ। बलबीर की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन पृथ्वी की सेना को नेतृत्व, नीति और प्रजा का समर्थन प्राप्त था। युद्ध के अंतिम दिन बलबीर स्वयं रणभूमि में आया और पृथ्वी को ललकारा, राजा पृथ्वी, आओ, यदि तुम्हारे भीतर साहस है तो मेरे साथ एक कल युद्ध करो। जो जीतेगा वही राज्य का स्वामी होगा। राजा पृथ्वी ने स्वीकृति दी। दोनों सेनाओं के मध्य एक चक्राकार क्षेत्र बनाया गया। अंततः राजा पृथ्वी की तलवार ने बलबीर की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। बलबीर घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। पृथ्वी ने तलवार उसके गले पर रख दी पर प्रहार नहीं किया। उन्होंने कहा, राजा प्रताप सिंह की भूलों की सजा हम सभी ने भोगी है। तुम्हें मारकर मैं सिद्धनगर की मिट्टी को और नहीं ले जाऊंगा। जाओ, यदि अब भी तुम्हारे भीतर विवेक शेष है तो वन में जाकर तप करो और शांति फैलाओ। बलबीर ने पहले हंसने की कोशिश की पर आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया। पृथ्वी ने घायल सैनिकों का इलाज करवाया। दोनों पक्षों के मृतकों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कराया और युद्ध समाप्त घोषित किया। राजा पृथ्वी और रानी संध्या के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। सभी ने उनके पद चिन्हों पर चलकर राज्य को आगे बढ़ाया। रानी भव्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक महादेव मंदिर का निर्माण कराया, जहां वे प्रतिदिन पूजा करती और जनसंपर्क में रही। राजकुमारी तारा का विवाह एक वीर और न्यायप्रिय राजा से हुआ, जिन्होंने उसके समान धर्म को जीवन का आधार माना। दोस्तों, वर्धमान सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि वचन देना जितना आसान है, उसे निभाना उतना ही कठिन और आवश्यक है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे साझा करें ताकि इसका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आपका हृदय से धन्यवाद।